नमस्कार, पॉडकास्ट विद शरद। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे इस पॉडकास्ट में भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सीनियर लीडर हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर तीसरी बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो, और 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का उनका अनुभव है। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी राजनीति किस तरह से, किस गहराई के साथ आगे बढ़ी है। राजनीति का अंदाज उनका बहुत ही ख़ास है। ख़ास ये है कि वो भगवान कृष्ण के गीता दर्शन को पसंद करते हैं या पता नहीं, ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है, जिसको ये कहा जाता है कि ये नहीं समझना कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। ये उनकी राजनीतिक फिलॉसफी है। क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, जीवन पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। इसी से वो आगे बढ़ते रहे। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से आते हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में बुंदेलखंड से आने वाले नेताओं में उनका कद और उनका दबदबा निश्चित तौर पर उनकी सीनियरिटी और उनकी काम करने की शैली की वजह से काफ़ी गहरा भी है और इम्पैक्टफुल भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है और जो महकमा उनके पास है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी। बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो यही बताइए कि सागर विश्वविद्यालय से, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से मेरी भी पढ़ाई हुई है और आप भी उसी माटी के लाल हैं। तो ये बताइए कि एक जमींदार परिवार से आपका जुड़ाव रहा है, जहाँ काफ़ी एक बेहतर जीवन आपको विरासत में मिला, लेकिन राजनीति में प्रवेश और राजनीति में शुरुआत करने की ये प्रेरणा या ये कहें इसके अंकुर कहाँ से फूटे, कैसे ये बात आई? छात्र राजनीति की बातें तो हमने बहुत सुनी है। कब ये बात मन में थी कि गोविंद सिंह राजपूत को पब्लिक लाइफ में आना है? देखिए शरद जी, ये तो आदमी का मुकद्दर है किसको कहाँ ले जाए। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैंने बहुत से लोगों की जीवन गाथाएं पढ़ी हैं। हाँ। किसी को पता नहीं होता, वो कोई भी अपने बचपन से जो लेके सोचता है उससे उसकी लाइफ टर्न हो जाती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, इंजीनियर बनना चाहते थे तो मालूम पड़ा नेता बन गए। पर मुझे जब मैं अपने गांव में रहता था, विरासत हमारा गांव जेरई है, जहाँ छोटा सा गांव है, सागर के पास ही है। मैं उस समय फर्स्ट ईयर में था। तो मैंने एक गांव में लड़कों के साथ में अपन कहा कि यार अपन एक संस्था बनाएं। लड़के बोले क्या संस्था बनाएं? तो हमने कहा कि अपन संस्था बनाएं, इसका नाम रखेंगे ग्राम संघर्ष समिति। अच्छा। हाँ। ग्राम संघर्ष समिति। उसको बाकायदा हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो जानते नहीं थे, पैम्पलेट छपवाए, वो लाल कलर की पतले पतले वाले। हाँ। उसमें हम लोगों ने लिखा कि ये ग्राम संघर्ष समिति ये काम करेगी। जैसे दहेज प्रथा बंद करेगी, मृत्यु भोज बंद करेगी, पर्यावरण की दृष्टि से वृक्ष लगाएगी, ऐसे अनेक उसमें 12-15 पॉइंट लिखे। आपने लिखे। तो लोग हंसते थे कि ये बच्चे कल के कुछ भी करते रहते हैं। एक दिन उस जमाने में एक पुलिस विभाग का एक महकमा होता था, वो पर्टिकुलर इसी, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ इसी प्रकार के काम देखता था। एक डीएसपी रैंक का अधिकारी आया, हमारे मामा जी सरपंच थे। तो मामा जी से बात कर रहे थे, तो मैं भी बैठा था ऐसी कांटे में, मतलब नीचे, फर्स्ट ईयर फूल था, छोटा सा बच्चा था। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं भी इस गांव में रहता हूं और मैंने एक संस्था बनाई है, देखिए आप कैसा है। तो उन्होंने उसको पढ़ा, उन्होंने कहा भाई आपकी उम्र क्या है? तो मैंने कहा साहब मैं उसमें रहा हूँ अंदाज से 18-19 साल का। तो ये तो बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और आप तो अगर इस प्रकार की सोचे तो आप निश्चितों से बहुत आगे जाओगे। तो मैंने कहा साहब आगे जाए पीछे पता नहीं, पर मुझे लगता है गांव के लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे से मुद्दों, मतलब जिनमें कोई पता नहीं था क्या होना है, बस ये ललक थी कि यार एक लोगों को मिलके लेके चल के इस प्रकार के काम करना है। ऐसे करते करते फिर मैं छात्र जीवन में आ गया, जो आपने देखे ये चौर उड़ा, और फिर से किस्मत कहाँ से कहाँ घूमती घूमती
राजनीति में लाई। राजनीति में आप देख ही रहे हैं, जन सेवा मैंने अपना माध्यम बनाया और लोगों के साथ चल रहा हूँ। गोविंद जी, आपके व्यक्तित्व में एक और जो बात है जिसको कुछ लोग कहते हैं दबंग एलिमेंट भी है, कि आपका एक अंदाज है कि जो बात कह दी सो कह दी। वो छात्र जीवन में होता है, जब आप छात्र जीवन में आते हैं, अपनी पैनल लड़ाते हैं, फिर कॉलेज में आते हैं, वहाँ भी आते हैं कि जीप का हुजूम चलता है आपके साथ, तमाम चीज़ें चलती हैं। ये बताइए, ये दबंग एलिमेंट क्या होता है? कई लोगों को भ्रम होता है कि नेता बनने से ये दबंग एलिमेंट आ जाता है, या फिर दबंग से मतलब ये नहीं कि कोई ख़राब चीज़ है ये। अगर वैसा कुछ होता तो आज आप जिस पद पर हैं वहाँ नहीं होते। लेकिन ये जो भाव था आपके मन में, ये कि डरना नहीं है, झिझकना नहीं है। देखिए, इसको आप दबंग कहें, आज की स्थिति में दबंग शब्द मैं समझता हूँ सही नहीं है। ये है कि अंदर से जो है और निश्चल भाव से जो मन में है वो कह देना, ये शुरू से रहा है। इसके हालांकि बहुत सारे पॉजिटिव परिणाम भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। आज का जमाना ये है कि मन में कुछ रखो पर कहो नहीं। और बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे हर क्षेत्र में लोग हैं कि मन में उनके कुछ भी कुंठा रहती है, या मन में किसी के प्रति गलत भाव होते हैं, या मन के प्रति गुस्सा होती है, लेकिन वो कंट्रोल कर जाते हैं। मेरे साथ एक परेशानी है कि मैं अंदर हूँ जो कह देता हूँ, तो उससे शुरू में तो मुझे बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब मेरे पूरे विधानसभा में और मध्य प्रदेश में लोग एक भावना चल रही है कि यार उस आदमी के मन में है वो कह देता है पर अंदर कुछ नहीं रखता। ये बात लोगों को पता लग गई। इसके नेगेटिव तो कम होते हैं, मैं समझता हूँ पॉजिटिव ज़्यादा है। आज के ज़माने में लोग समझता है किसी से झूठ नहीं बोलो। मेरे पास, मैं अपने विधानसभा के लोगों से या प्रदेश के लोगों से मिलता हूँ, भोपाल में मिलता हूँ, सागर में मिलता हूँ, सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, काफ़ी आते हैं, कभी कभी 500-1000 लोग भी मिलने आते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई आपका काम नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँ, ये नहीं कर पाएगा, ये हो ही नहीं पाएगा, भैया आप चाहो तो कर दीजिए। मैं नहीं हो पाएगा। तो लोग बोलते हैं हमसे कि भैया झूठ बोल दिया करो, लोगों को बुरा लग जाता है, आप तो सीधी सीधी कहोगे हो जाएगा। मैंने कहा झूठ बोलूंगा तो ये कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा, नरसों में गाली बकेगा। एक बार इसको सही बोल दो। तो ये सही बोलने की जो मेरा मन में है, ये मैंने शुरू से ही रहा बचपन से। और जैसा आपने कहा कि मेरा सीक्रेट जी वाली बात हमने कही, तो संयोग से आपको पता नहीं होगा, मेरा जन्म जन्माष्टमी में हुआ है। मालूम, तभी आपका नाम गोविंद। मैं जन्माष्टमी में पैदा हुआ और मेरा जन्मदिन ही भगवान की कृपा से जन्माष्टमी मनाया जाता है। तो ईश्वर की जो भी कृपा रही, तो मेरे मन में जो है ना, सच बोलने का ये शुरू से रहा है। अब इसके जो भी आगे भगवान जाने निकले कि मैं तो जो है बोल देता हूँ। जाहिर है गोविंद जी, जो आपका स्वभाव है ये किसी से छिपा नहीं है। आपने बड़े बड़े राजनेताओं से, जिन्होंने राजनीति में आपको आगे बढ़ाया, आपने उनसे भी सच कह दिया। बहुत सारे नेता और लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं इस समय, आप क्या कहेंगे? सच कहने का नुकसान ही हम सुनते हैं हमेशा। आपने तो उन लोगों से भी कहा जिन्होंने राजनीति में आपकी उंगली पकड़कर आगे बढ़ाया, आपने उनसे भी सच कह दिया। तो कुल मिलाकर ये माने कि सच थोड़ा बहुत चुनौती या काफ़ी अधिक चुनौती आती है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचाता है। सच बहुत कड़वा होता है, सब बोलते हैं। सच बहुत कठोर होता है जी। सच सुनने वाले को आप पर गुस्सा भी आता है। कई बार मैं बड़े बड़े नेताओं से भी बोल देता हूँ कि साहब ये काम करने में हमें ये नुकसान होगा, तो उनको गुस्सा बहुत आता है। कि कुछ लोगों को, जब मैं एक जमाने में राजनीति की शुरुआत कर रहा था, तो बहुत बड़े बड़े नेता ऐसे होते थे जिनमें मैं ज़्यादा बोल देता था। तो कई लोग हाथ पकड़ते थे कि भाई कम बोला करो, ये जमाना सच बोलने का नहीं है। आप तो सामने वाला कहता है कि ऊंट बिलैया ले गया तो आप कहो ले गया। तो मैं कहता था नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं कहूँगा कि ऊंट बहुत बड़ा होता है, बिल्ली छोटी होती है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन समय की रफ्तार के साथ हमें नुकसान भी हुआ, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं वो सही बोलता है। और कई बड़े बड़े परिणाम भी ऐसे आए कि मैंने जो कहा वो सच साबित हुआ। तो मैं समझता हूँ नुकसान भी है और फायदे भी हैं। अब तो जीवन बहुत सारा निकल गया। अब मैं समझता हूँ जो रास्ता पकड़ी है, जो मेरा नेचर है, अब क्या बदलूंगा। गोविंद जी, आज आप जहाँ हैं वहाँ व्यक्ति परिश्रम से,
योग्यता से और अपने भीतर की एक ईमानदारी से ही पहुंच सकता है। हालांकि बड़े राजनीति को लेकर भ्रम है, कई लोग कहते हैं चापलूसी से, गणेश परिक्रमा से, झूठ बोल के, गड़बड़ करके आदमी पहुंचता है। गोविंद सिंह राजपूत खुद को कैसे डिफाइन करेंगे, वो अपने को एक कैसे व्यक्ति के तौर पर कहेंगे? ये सवाल आपसे शायद अब तक न पूछा गया हो। आखिर गोविंद सिंह राजपूत हैं कैसे? क्योंकि वो पति भी हैं, वो पिता भी हैं, वो पुत्र भी रहे, वो विधायक भी रहे, वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, वो 3 बार 4 बार के कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो कैसे गोविंद सिंह राजपूत अपने को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला जी। ना मेरे पिताजी विधायक मंत्री थे, ना हमारे भाई थे। जो कुछ भी मिला लोगों की दुआओं से, लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से। खुद ही संघर्ष किया, खुद ही बहुत छोटी सी राजनीति करके, मैंने कहा ना, ग्राम संघर्ष समिति बना के, जिसपे लोग हंसते थे कि ये बच्चा पागल हो गया है क्या, वहां से शुरुआत करके आज आपके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं समझता हूँ जितना मैं समय को हर भाग में बांटता हूँ, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि वो एक ही लाइन, एक ही जीवन जीते हैं, दूसरा पक्ष भूल जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। अगर हमें गलतफहमी पाल लें कि हम ही पूरा प्रदेश लेके चल रहे हैं, हम ही पूरा जिला लेके चल रहे हैं, हम नहीं होंगे तो सब जिला बंद हो जाएगा, हम नहीं होंगे तो लोगों को क्या होगा, तो गलतफहमी लोगों को बंद कर देना चाहिए। देश में बहुत बहुत से नेता हुए जिन्होंने पूरा देश चलाया, प्रदेश चलाया, उनके जाने के बाद भी देश चलता है, प्रदेश चलता है, विधानसभा चलती है। तो ये गलतफहमी निकालना चाहिए। मैं तो राजनीति में बहुत ज़्यादा क्षेत्र में भी जाता हूँ, विधानसभा में प्रदेश मंत्री के रूप में सारे दायित्व निभाता हूँ। जो भी पार्टी के आदेश होते हैं, मुख्यालय के होते हैं, सरकार के होते हैं, मुख्यमंत्री की होते हैं, मुख्यमंत्री जी के, वो सब करता हूँ। इसके बावजूद भी मैं परिवार को समय देता हूँ। मैं साल में एक बार घूमने भी जाता हूँ। मैं परिवार के साथ बैठता भी हूँ, अपने भाइयों के साथ चर्चा करता हूँ। तो पारिवारिक लाइफ भी जीता हूँ, मित्रों के साथ गपशप भी करता हूँ और राजनीति में पूरा ध्यान देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि, मैंने कई लोग देखे, बहुत सारे हमारे मित्र बड़े हैं, सीनियर लोगों के, वे अपने बच्चों से सालों नहीं मिलते। सही कह रहे हैं आप। और वो कहते हैं कि उनसे कहो कि घर में, हाँ मैं तो 6 साल से मिला ही नहीं मैं तो अपनी पत्नी को मैंने कई साल से देखा ही नहीं, मैंने बच्चों से बात ही नहीं की। तो मैं समझता हूँ ये वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको, मैं भक्ति भाव में बहुत विश्वास रखता हूँ। हमें तो जब हमारे यहाँ पूजा अर्चना हमेशा होती रहती है, तो पूजा अर्चना हो, राजनीति हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, गेम्स हो, परिवार हो, मित्र हो, सब पर अपना समय देता हूँ। और शायद वही कारण है कि ईश्वरी कृपा है कि जितना चाहा उससे बहुत ज़्यादा भगवान ने दिया है और मैं संतुष्ट हूँ। बहुत सारे लोग देखे कि वो संतुष्ट ही नहीं होते। मैं तो कभी बहुत गहरी बात कर रहे हैं। मैंने तो कल्पना ही नहीं की थी कि मैं यहाँ पहुँचूंगा। अकल्पनिक काम है हमारा। ईश्वर ने इतना दे दिया है, पावर दिया, सम्मान दिया कि मैं संतुष्ट हूँ। भगवान ने बहुत दिया। ये बड़ी गहरी बात आपने की। अभी हमने देखा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं मिला। ग्वालियर चंबल की माटी से वो आते हैं और माना ये जाता है कि बड़े मजबूत मन के व्यक्ति थे, लेकिन मन टूटता है। गोविंद सिंह राजपूत भी कभी भावुक होते हैं, उनके भी आंसू निकलते हैं कभी ईश्वर के सामने भजन करते हुए, या कोई प्रसंग कभी ऐसा आया? क्योंकि लोग राजनेता को कई बार सुपर ह्यूमन मानते हैं, ये तो सुपरमैन है, न रोता है न कुछ करता है। मैं बहुत भावुक आदमी हूँ, मेरे तो हर बात पे आंसू निकल जाते हैं। मैं बहुत भावुक आदमी हूँ। किसी में मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ तो रोने लगता हूँ। हाँ। किसी परिवार को दुखी देखता हूँ तो मुझे दुख हो जाता है। हाँ। मैं रास्ते में जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, मेरे बंगले आता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। मैं तो बहुत भावुक आदमी हूँ, भावनाओं में बह जाता हूँ। जहाँ तक नरोत्तम जी की बात है तो नरोत्तम जी निश्चित रूप से भाजपा के बड़े नेता हैं और अब पार्टी का निर्णय सब कुछ होता है, लेकिन पार्टी ने नरोत्तम जी को बहुत दिया।
जी जी। ऐसा भी नहीं, पार्टी ने नरोत्तम जी को कई बार मंत्री बनाया, कई बार विधायक बनाया, तो उनका मान सम्मान पार्टी में आज भी है। और हमारे तो बहुत अच्छे मित्र हैं वो, हम लोग बहुत पुराने मित्र रहे, मतलब जब अलग अलग थे तब भी मित्र थे, 25-30 साल पुराने मित्र हैं, और हमारे बड़े भाई जैसे। तो अब जो हुआ पार्टी ने किया, और पार्टी जो करती है पार्टी सोचती भी है, सोच समझ के ही करते पार्टी ये भी देखती है कि मैंने ये देखा कि पार्टी चाहती है कि आप में धैर्य होना चाहिए, धैर्य की परीक्षा लेती है। लेकिन कई यहाँ एक नहीं कई आंखें आपको देखती हैं, और कौन सी आंख आपको किस नजरिए से देखती है, कब आपका भाग्य चमक जाए देख ही रहे हो। राज्यसभा में कभी रजनीश अग्रवाल जी ने सोचा होगा, ठीक बात। कभी केवट ने सोचा होगा, चमत्कार हो रहा है यहाँ। तो ये सब उनके अपने आप नहीं हो रहे, उनके काम को देखा जा रहा है, काम की उनके नंबर की बढ़ोतरी है, धीरे बढ़ोतरी, इसलिए उनको मिलता है। तो नरोत्तम जी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो उनसे छोटा हूँ, लेकिन कहूँगा कि चिंता नहीं करो, ईश्वर आपके साथ है। गोविंद जी, आपने जो बात की वो भारतीय जनता पार्टी या संघनिष्ठ सोच का आधार है। भाजपा में यही कहा जाता है धैर्य, और कई अदृश्य आंखें आपको देख रही हैं। ये बताइए कि जीवन में, मुझे लगता तो नहीं कि आपको कभी ऐसा लगा होगा, फिर भी दर्शकों की जिज्ञासा हो सकती है, कभी आपको भी लगा कि अब ये द एंड है अपनी राजनीति का, ये खत्म है, अब कुछ है नहीं, अब कुछ और सोचना पड़ेगा, ऐसा कोई पल आया कभी जीवन में? ऐसा तो नहीं आया, लेकिन कई बार चुनाव मैं भी लड़ा हूँ, विधानसभा लड़ा हूँ, लोकसभा लड़ा हूँ, आज आप सबके आशीर्वाद से 5 बार का विधायक हूँ। मैं भी एक बार चुनाव हार गया था, 2 बार में 100 वोट से हारा, मात्र 100 वोट से, 100 वोट से सिर्फ। और मैं जीता भगवान की कृपा से 15,000, 20,000, 40,000, इस बार 3,500, 3,000। तो कई बार अवसर आया, लेकिन मुझे लगा नहीं। मैंने जीत को भी बहुत ज़्यादा खुशी में शामिल नहीं किया, और हार को भी निश्चिंतता से कि चलो जो हुआ अच्छा है, भगवान ने बहुत दिया, आए कुछ देगा, और नहीं देगा तो ठीक है। तो इसका मतलब ये भी था कि आपके जीवन का उद्देश्य हमेशा तैयार रहता था कि अब राजनीति में नहीं है। मैं एक बार चुनाव हार गया था विधानसभा का जी, तो आप विश्वास नहीं करिए, मैं यूनिवर्सिटी में वॉक करने जाता था जी। मैं शाम के चुनाव हारा और सुबह यूनिवर्सिटी में दौड़ रहा था 6 बजे। तो लोग ऐसे, जैसे किसी के घर में कभी गमी हो जाती है ना, शोक संवेदना व्यक्त करने, तो शोक में आदमी जाता है तो बहुत दुखी मन से बैठता है, दुखी मन से बात करता है। तो लोग मुझे रास्ते में मिले, ऐसे देखा जैसे कोई मेरे घर में गमी हो गई हो। तो बहुत निश्चिंता से, भाई साहब बहुत दुख हुआ, आप तो मात्र 100 वोट से हार गए। तो मैंने कहा भैया खत्म करो यार, हो गया क्या तो वो लोग, उन्होंने कई जगह कहा कि यार रात में ये चुनाव में ऐसा हुआ, सुबह यूनिवर्सिटी में घूम रहा था और जिम में चला गया। तो मैं तो सोचता हूँ कि मैं एक बात समझता हूँ, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी किसी की, मुझे याद नहीं, पावर को कोई पकड़ के नहीं रख सकता। क्या बात है। पावर चलायमान होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही। चाहे पावर पैसे का हो, चाहे पावर गुंडागिर्दी का हो, चाहे पावर राजनीति का हो, चाहे पावर अधिकारी का हो, कोई पावर हो, कोई भी पावर आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों यहाँ है, नरसों यहाँ है। आज गावस्कर थे, कपिल देव थे, विराट थे, आज समय बदल गया। अमिताभ बच्चन थे, राजेश खन्ना थे, आज शाहरुख खान है। तो पावर ग्लैमर कोई नहीं पकड़ पाया। इसलिए गलत फहमी नहीं पालना चाहिए कि जिंदगी भर किसी के रहेगा। जितना है उतना है, संतुष्ट रहो, इससे और अच्छा होगा, नहीं होगा तो प्रभु की कृपा है। बहुत अच्छी बात है। सागर यूनिवर्सिटी से मैं आपके बारे में एक बात सुनता रहा, आप तो हमारे वरिष्ठ पीढ़ी के छात्र नेता रहे, लेकिन सब कहते थे गोविंद सिंह राजपूत यारों के यार हैं। क्या इस चीज़ ने भी आपको बहुत तनाव मुक्त रखा? मित्रों का समूह हमेशा आपके साथ रहा, हमेशा आपकी चर्चा उनसे होती रही, हमेशा बैठकें जमती रहीं, चाहे भोपाल हो, सागर हो, दिल्ली हो। गोविंद सिंह राजपूत अकेले रहना पसंद नहीं किया उन्होंने कभी। इज इट ट्रू सर? हम लोग छात्र राजनीति करते थे, भोपाल आते थे, लिटिल कॉफी हाउस है। हाँ, लिटिल कॉफी हाउस होता था, हम लोगों का अड्डा होता था जी। उस समय मुझे याद है, भोपाल के छात्र नेता कई होते थे। हाँ। हम लोग बैठते थे एक साथ, यही राजनीति करते थे। फिर MBM कॉलेज में छात्र चुनाव प्रचार करने जाते थे। तो पूरे प्रदेश में नेटवर्क मेरा छात्र जीवन से रहा है। और फिर धीरे धीरे छात्र जीवन
चला गया, कोई अन्य पार्टी चला गया। तो आज भी भगवान की कृपा से नेटवर्क पूरे देश में है, मित्र मंडी पूरे देश में है। लेकिन अब विचारधारा बदल गई, पार्टी बदल गई, समय भी नहीं है, सबकी व्यस्तताएं भी हैं, कई लोग अब उस स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी मिलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो आपने जो कहा वो अलग ही जीवन है, इससे हट के जीवन है, और वो जीवन भी आदमी को जीने का अलग मजा है। अलग मजा है, और ये वो आनंद है जिसने महसूस कर लिया वो इसे छोड़ नहीं सकता। गोविंद जी, मेरी जो जीवन संगिनी है वो मेरे कामकाज पर भी टिप्पणी करती हैं। ये इंटरव्यू आपने पूरी तैयारी से नहीं लिया था, थोड़ी और मेहनत करनी थी इसमें। आपको भी क्या घर से सुझाव आते हैं जो जीवन संगिनी है उनकी तरफ से, या बड़े बेटे या छोटे बेटे इनकी तरफ से, कभी पापा आज ड्रेस ठीक नहीं थी आपकी, पापा आज के भाषण में थोड़ी और जोर लगाना था, या एक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं हम नहीं बोलेंगे? हमारा छोटा बेटा आकाश जो है ना, वो हमेशा टिप्पणी करता है। अच्छा, हाँ, कि वो राजनीति में तभी बहुत समझ जा शुरुआत ही, अभी तो युवा शक्ति संगठन बनाया है उसने, तो क्रिकेट में काम किया, कुछ फिल्मों में काम भी किया, पर वो हमेशा टोकाटाई करता रहता है कि थोड़ा ऐसा बोल देना, थोड़ा पापा ऐसा बोलना चाहिए, ये कपड़े पहनना चाहिए। तो ये तो मैं कहता है भाई ठीक है जो ठीक है जी। लेकिन जहाँ तक महिलाओं की बात आपने करी, तो महिलाओं के बारे में मैंने देखा कि महिला के सामने उसका जो पति होता है, जीवन साथी होता है, वो हमेशा अपने आप को उससे होशियार समझती है। अच्छा, आप देखिए कितनी बार मंत्री क्यों ना हो, हाँ, पत्नी घर पे कहती है कि तुम कुछ समझ नहीं है, तुम कुछ नहीं आता। ठीक बात है जी। अधिकारी कितने बड़ा हो, IAS IPS, उसकी पत्नी कहती तुम्हें कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। सोचो वो IAS IPS है, मगर वो कहती तुम्हें कुछ नहीं आता जी। कभी कैसे कमेंट मिलते हैं। अब मुख्यमंत्री की बात मुख्यमंत्री ही जाने जी जी, जी। मगर मैं कह रहा हूँ कि हर पत्नी को लगता है कि पूरा घर वो चला रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही 100% सहमत। ऐसे कई अवसर आते हैं कि एक बार मैं मजा कैसा सुनाता हूँ, मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी जी, मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष था। उस समय पंचायती राज आया था, तो पंचायती राज में बहुत ज़्यादा पावर जिला पंचायत अध्यक्षों को उस समय थे, आपको पता होगा। पंचायती राज नया नया आया था। 26 जनवरी को हमारी पत्नी को झंडा फहराने जाना था। झंडा फहराने के लिए शिव जिला पंचायत जो IAS था वो नीचे खड़ा बंगले के, वो मैंने किसी और पत्नी को डांट दिया, तो वो कहती है मुझे झंडा फहराने जाना ही नहीं है, तुम चले जाओ। अब मेरी स्थिति देखो कि मैं अपनी कैसे बचाऊं जी, कि नीचे IAS खड़ा हुआ है कि झंडा फहराने चलना है, और मैं उससे कह रहा हूं कि चलो, वो कहती है अब तुम ही चले जाओ, मैं नहीं जा, तुम ही होशियार हो, आप मुझे कुछ समझते ही नहीं हो जी। तो महिलाओं के बारे में ये है कि उनको तो जो वो कहें बिल्कुल ठीक है, उनकी सुनो जी, और जो आवश्यक है उसका जवाब दो, क्योंकि वो अपने आप को घर से, मैं समझती हूँ जैसे हम घर चला रहे हैं, ऐसे हमसे ज़्यादा होशियार कोई है ही नहीं। बहुत सही बात है। तो मंत्र यही है मित्रों कि न खाता न बही, जो पत्नी कहे वही सही। एक दो सवालों के साथ ख़त्म करूंगा गोविंद जी। गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश ने बड़ा एक रिकॉर्ड बनाया और बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। एक मंत्री के नाते कितना संतोष मिला आपको इससे जाहिर है, और किस तरह से किया आपने इसको? ये बड़ा प्रश्न शरद जी आपने किया जी। इस बार गेहूं मध्य प्रदेश में बहुत अधिक हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ गेहूं हुआ है। इंडिया का सबसे ज्यादा गेहूं इस समय MP में हुआ। खरीदने का बहुत संकट था। क्या होता है इसमें कि हम लोगों को भारत सरकार से अनुमति मिलती है कि इतना गेहूं आप खरीदोगे, तो 78 लाख मैट्रिक टन खरीदने की अनुमति भारत सरकार ने दी जी, जब गेहूं बहुत अधिक था। संकट था, हाथ पांव फूल रहे थे, सब विभाग के पूरे हमारे अधिकारी परेशान थे। मैंने कई बार, मैं दिल्ली गया, केंद्रीय मंत्री जी से मिला, प्रभात जोशी जी से, उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं, कोशिश करेंगे। फिर मुख्यमंत्री जी से कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े ही कॉन्फिडेंट रहते हैं, उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहो। तो हम सोचते थे मुख्यमंत्री निश्चिंत कहते हैं, यहाँ बड़ी परेशानी है, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर मुख्यमंत्री जी एक बार केंद्रीय मंत्री जी से मिले, 2-3 बार बातचीत हुई। फिर हमारा कोटा बढ़ के हो गया
100 लाख मैट्रिक टन। जी। 100 लाख मैट्रिक टन में भी काम नहीं बन रहा था। तो इस बार 104 लाख मैट्रिक टन खरीदी हम लोगों ने की। और आप विश्वास नहीं कीजिए, कोई संकट नहीं, सबने टीम भावना से काम किया। टाइम से परिवहन हो गया, पानी गिरने के पहले पूरा का पूरा अनाज गोदाम में पहुंच गया। ये पहली बार है जो इतनी सफलता से हम लोगों ने काम किया। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं हम लोगों के लिए बधाई दी कि अच्छा काम आप लोगों ने किया है। निश्चित तौर पर कहाँ 78 लाख की कहानी थी और कहाँ ये, अगर हमको परमिशन नहीं मिलती तो बहुत ज़्यादा पैसा हमको देना पड़ता आपको जी। ये काफी 1000 करोड़ रुपये लगता हमारा जी। 3 मुख्यमंत्रियों के साथ आपने काम किया, उनकी शैली को देखा, तीसरी बार के कैबिनेट मंत्री हैं आप। किस तरह से आपको लगता है कि एक अच्छा मिनिस्टर वो है जो अपने कैप्टन की मनोभावनाओं को समझता है और बैटिंग उन्हीं के हिसाब से करता है कि कब विकेट को बचाना है, कब आगे बढ़ के छक्का लगाना है, कब इस समय थोड़ा सा तेज़ भी खेलना है, धीमे भी खेलना है? क्या लगा आपको, किस तरह से, क्योंकि आप तीनों मुख्यमंत्रियों के साथ हमने देखा बहुत कंफर्टेबल, डॉक्टर मोहन यादव के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बताई जाती है। देखिए, सब मुख्यमंत्री जी का अपना अपना काम करने का नज़रिया होता है। कमलनाथ जी का भी अच्छा था, बस कुछ थोड़ी सी कमी थी जिसका कारण है कि सरकार चली गई। वो सुनते नहीं थे। आदमी बहुत अच्छे थे जी, दिल्ली तक तो बहुत अच्छे थे वो, पर प्रदेश में आके पता नहीं उन्हें क्या हो गया कि वो उनके पास समय नहीं आता था। शिवराज सिंह जी बहुत सुनते भी थे और सबको लेके चलते थे। और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, उनमें एक उनका अलग अजब का नेचर है। वो हमेशा एक तो खुश रहते हैं, उनको देखा होगा आप लोगों ने। बिल्कुल, वो ज़्यादा चिंता पालते नहीं। चिंता पालते नहीं। दूसरा क्या है कि उनमें एक टीम भावना उनमें है। वो जिसको जो काम देते हैं वो काम पे भरोसा करते हैं और हम लोग को फ्री हैंड भी देते हैं। मैंने तो कई विभाग में काम किया है, आज जिस विभाग में काम कर रहा हूँ फ्री हैंड है। तो उनकी और टीम का जो कप्तान होता है, कप्तान का इशारा और कप्तान का आदेश भी मानना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप कप्तान के इशारे, कप्तान के आदेश को इग्नोर करोगे तो निश्चित रूप से आपकी टीम सफल नहीं हो पाएगी। तो मैं तो मानता हूं कि हमारा बॉस इज ऑलवेज राइट। क्या बात। हमारा मुख्यमंत्री नेता है और जो नेता जो कहेगा वो पार्टी का मुखिया है। मध्य प्रदेश में 2 ही मुखिया होते हैं, एक तो मुख्यमंत्री, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष, होती है संगठन मंत्री जी। संगठन मंत्री चूंकि हमारे हैं नहीं, अभी जामवाल जी संभाले। तीनों लोगों के तालमेल रहता है और जो काम देता है उस काम को करना चाहिए। उसमें मीन में निकालने का सवाल ही पैदा नहीं। नेता ने जो कहा करो सो करो। बहुत आपने बहुत बिना कहे अधिक आपने बहुत कुछ कह दिया। गोविंद जी, बहुत शुभकामनाएं आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए। तो पॉडकास्ट में शरद में इतना ही, अगली बार एक और शख्सियत के साथ मिलेंगे। नमस्कार।